जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, हम लोग संविधान में बहुमत के प्रकार को आज पढ़ेंगे। बहुमत का प्रकार जो कि परीक्षा में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसके बिना हम आगे कुछ भी डिटेल नहीं बता पाएंगे। तो जो संविधान में बहुमत के प्रकार हैं उसमें आपका है साधारण बहुमत, उस साधारण बहुमत के बाद प्रभावी बहुमत, प्रभावी बहुमत के बाद विशेष बहुमत। और एक होता है आपका पूर्ण बहुमत। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो पूर्ण बहुमत है ये संविधान में नहीं है। संविधान में यही 3 बहुमत हैं, पूर्ण बहुमत की कोई बात नहीं करी गई है। ठीक है, आपको साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत और विशेष बहुमत में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? साधारण बहुमत। क्या है? 50% जो है कोई भी विधेयक हो साधारण बहुमत से ही पास होते हैं। तो इतना आप लोगों ने जान लिया। चलिए आप शुरू करते हैं हम लोग प्रस्तावना। तो जो भारत का जो प्रस्तावना है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रेम्बल, प्रस्तावना अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रेम्बल। प्रस्तावना शब्द जो है आपके संविधान में नहीं है कि प्रस्तावना शब्द संविधान में है। प्रस्तावना की जगह संविधान में उद्देशिका शब्द है। कौन सा शब्द है? उद्देशिका शब्द। और उद्देशिका शब्द क्यों है? क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू साहब ने क्या किया था? उस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था। किसको पारित किया था? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करने के कारण ही इसे उद्देशिका कहा गया। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया। और उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया और उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करने के बाद इसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया था। कब स्वीकार किया था? 22 जनवरी 1947। किसने स्वीकार किया? संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। जैसे पढ़ा रहे हैं बस ऐसे लिखते जाइए, स्वीकार कर लिया। तो जो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया, यही आगे चलकर क्या कहलाया? आपका प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के बारे में समझ गए। प्रस्तावना से जो मुख्य सवाल आते हैं आपकी परीक्षा में, प्रस्तावना से मुख्य सवाल ये आते हैं कि प्रस्तावना किसकी देन है, प्रस्तावना किनकी देन है। तो आपको इसका उत्तर क्या लिखना होगा? किनकी देन है? जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की देन है। अब जो दूसरा प्रश्न बनता है यहाँ से ये बनता है कि प्रस्तावना की संकल्पना किससे ली गई? तो प्रस्तावना की संकल्पना कहाँ से ली गई थी? प्रस्तावना की संकल्पना यूएसए से ली गई है। कहाँ से? यूएसए। उसके बाद तीसरा प्रश्न बनता है कि जो आपका प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना की संकल्पना में जो यूएसए है, यूएसए से ली गई है। अब इसकी विषय वस्तु क्या है और विषय वस्तु किससे प्रेरित है? तो ये जिस विषय वस्तु से प्रेरित है वो ऑस्ट्रेलिया का संविधान है। विषय वस्तु जिससे प्रेरित है
क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये जो है संविधान का विषय वस्तु किस संविधान से प्रेरित है, ऐसा आ जाए तो किससे? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सबसे पुराना संविधान कहाँ का है? तो सबसे पुराना संविधान आपका, सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन का माना जाता है। पुराना संविधान कहाँ का है? ब्रिटेन का। ये सब कुछ प्रश्न है, लेकिन ब्रिटेन का जो संविधान है वो ध्यान दीजिए अलिखित संविधान है। अलिखित, तो ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। लेकिन लिखित संविधान कहाँ का है? तो अमेरिका का जैसे सबसे पहले लिखा गया था, विश्व में सबसे पहले लिखा गया है अमेरिका का संविधान, तो इसलिए जो प्रस्तावना बना कहाँ बना? अमेरिका के संविधान से बना। तो भारतीय संविधान की भाषा आपने समझ लिया। भारतीय संविधान की भाषा एवं विषय वस्तु कहाँ से लिया गया है? यहाँ पर तो विषय वस्तु, भाषा एवं विषय वस्तु कर लीजिए, भाषा एवं विषय वस्तु, जिससे कंफ्यूज न रहें। तो भारतीय संविधान की भाषा और विषय वस्तु कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सबसे पुराना संविधान कहाँ का है? ब्रिटेन का है। लेकिन ब्रिटेन का जो संविधान है लिखित है, अलिखित है। और अमेरिका का जो सबसे पहले लिखा गया है, यूएसए का संविधान सबसे पहले लिखित संविधान है। कौन सा संविधान है? लिखित संविधान। इसलिए आपका जो प्रस्तावना बना किस में बना? अमेरिका के संविधान में बना। तो इतना समझ में आया। नेक्स्ट देखिए आगे आपको क्या करना है। प्रस्तावना की मुख्य जो बातें थी वो मुख्य बातें क्या हैं? तो हेडिंग डालिए प्रस्तावना की मुख्य बातें। प्रस्तावना की मुख्य बातें। तो प्रस्तावना की मुख्य 3 बातें हैं। मुख्य कितनी बातें हैं? 3 बातें। कितने प्रकार की? 3। कौन कौन से? सबसे पहला है कि जब मुख्य 3 बातें में पहला क्या है? शासन का स्रोत क्या है? शासन का स्रोत। दूसरा है शासन का स्वरूप। शासन का स्वरूप। और तीसरा आपका है शासन शक्ति का उद्देश्य क्या है? शासन शक्ति का उद्देश्य। ये तीनों चीज आपको पता है। अगर शासन का स्रोत देखें तो जो शासन का स्रोत है वो आपकी क्या होगी? जनता। क्या होगी? जनता। इसीलिए एक शब्द जुड़ा है, आप लोग जानते होंगे, लोक प्रभुता। क्या? लोक प्रभुता। एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे रूसो। रूसो ने कहा वॉक्स पॉपुली वॉक्स गॉड, अर्थात जनता की जो वाणी है वही क्या है? ईश्वर की वाणी है। इतना समझ में आ रहा है। तो शासन का स्रोत किसे माना गया? जनता को। और शासन का स्वरूप, तो शासन के स्वरूप को हम लोग 5 बातों में डिफाइन करते हैं, 5 शब्दों में। शासन का जो स्वरूप हो वो कैसा हो? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो। शासन का जो स्वरूप हो वो समाजवादी हो। शासन का जो स्वरूप हो वो पंथ निरपेक्ष हो। पंथ निरपेक्ष हो।
शासन का जो स्वरूप हो वो लोकतंत्रात्मक हो, लोकतंत्रात्मक हो। और शासन का जो स्वरूप हो, 5 मुख्य बातों में शासन का जो स्वरूप हो वो गणराज्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? गणराज्य होना चाहिए। गणराज्य, गणराज्य। तो शासन का स्वरूप आपके पास ये आ गया। लेकिन शासन की जो शक्ति है, शासन की शक्ति में कौन कौन सी बातें हैं? तो शासन की शक्ति का मुख्य उद्देश्य हो न्याय मिले, स्वतंत्रता मिले, समानता मिले। तो यहाँ हम लोग लिख लें शासन की शक्ति का उद्देश्य। आगे लिखते हैं शासन के शक्ति का उद्देश्य। शासन के शक्ति का जो उद्देश्य हो वो उद्देश्य क्या होना चाहिए? शासन के शक्ति का उद्देश्य होना चाहिए कि सभी व्यक्तियों को न्याय मिले। क्या मिले? न्याय। सभी व्यक्तियों को समानता मिले। एक तरफ से लिखते चलें, सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता मिले। न्याय स्वतंत्रता करके है ना। सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार मिले। सभी व्यक्तियों को गरिमा का अधिकार मिले। गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा। सभी के साथ भाई भाई जैसा व्यवहार हो, बंधुता। सभी के साथ हम लोग रहें, सभी मिलकर एक रहें, यानी एकता और अखंडता। मतलब अनेक होते हुए भी हम लोग एक रहें, एकता और अखंडता। तो शासन के शक्ति का जो उद्देश्य है, शासन के शक्ति का उद्देश्य क्या है? सभी को समान न्याय मिले, स्वतंत्रता मिले, समानता मिले, व्यक्ति की गरिमा हो, सब भाई भाई जैसे रहें और एकता और अखंडता, मतलब सब एक रहें। तो ये शासन के शक्ति का उद्देश्य है। शासन के स्वरूप का क्या उद्देश्य था? शासन का स्वरूप कैसा होना चाहिए? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, लोकतंत्रात्मक होना चाहिए, गणराज्य होना चाहिए। शासन का जो स्रोत है, स्रोत क्या है? जनता है। जनता ही शासन का स्रोत है, ये संविधान में लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? प्रस्तावना के बारे में बता दें कि प्रस्तावना की जो शुरुआत है कहाँ से होती है? प्रस्तावना की शुरुआत कभी कभी प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन पूछता नहीं। अभी तक तो ऐसा पूछा नहीं है, लेकिन क्या पता कब आयोग किधर से पूछ ले। तो जो प्रस्तावना की शुरुआत होती है वो हम शब्द से होती है। किससे? हम शब्द से। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, भारत के लोग, सब लोग एक बार प्रस्तावना को रीड कर लीजिएगा तो आप खुद ही देख लेंगे, समझ जाएंगे। और जो सबसे नीचे लिखा है वो लिखा है अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित। तो शुरुआत देखिए क्या है? हम भारत के लोग से है। बस इतना ही जानिए। आपसे पूछा जाए अगर भारत का संविधान कब बना था, तो सब लोग बता लेंगे। भारत का संविधान, भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बना। 26 नवंबर 1949। और ध्यान दीजिएगा 26 नवंबर 1949 को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में? संविधान दिवस के रूप में। लेकिन भारत का संविधान जो लागू हुआ 1949 में बन गया था, 1 साल बाद लागू हुआ। भारत का संविधान
लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ध्यान दीजिएगा, दोनों डेट में अंतर है, इसीलिए हमने इसको बताया। 26 जनवरी 1950 बन कब गया था? भारत का संविधान बना कब था? संविधान बना 26 नवंबर 1949 में, इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन जो भारत का संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। और जब जवाहरलाल नेहरू ने 1930 में किया था तो वहीं से पूर्ण स्वराज्य हम लोगों को प्राप्त हो गया था। 1930 26 जनवरी 1930 की घटना से ही हमको पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो गई थी। तो इसको आप लोगों को नहीं लिखना है, बस इतना ही जानिए कि प्रस्तावना की शुरुआत किस शब्द से होती है? हम शब्द से होती है। भारत का संविधान किससे मिलकर बना है? भारत का संविधान कब बना? 26 नवंबर 1949 को बना। और लागू कब हुआ? लागू जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को क्या किया? भारत को आज़ादी प्रदान कर दी थी, मतलब डिक्लेयर कर दी। प्रेस के द्वारा ये बात सामने आ गई कि लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को आज़ाद देश घोषित किया। ठीक, तो बस आप लोग ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए और यही सब आपके सवाल बनेंगे और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये छोटे हुए भारत में शासन का उद्देश्य, ये जो है इसको आप लोगों ने देख लिया। इसके पीछे हम लोग क्या क्या देखें? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता को देख लिया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये होता है पूरा। ये जो लोकतंत्रात्मक निकला हुआ है, लोकतंत्रात्मक थोड़ा सा समझ लीजिए, शायद यहाँ से प्रश्न पूछ ले, अभी तक पूछा नहीं है। जो लोकतंत्रात्मक है, लोकतंत्रात्मक को या इसी को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, ये जो डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी को अगर हम लोग देखें तो ये बना हुआ है डेमोस और क्रेसिया। किससे? क्रेसिया। और डेमोस का मतलब होता है क्या? डेमोस का मतलब होता है जनता और क्रेसिया का मतलब होता है शासन। अर्थात जो लोकतंत्रात्मक है, लोकतंत्रात्मक का मतलब किसका शासन हो गया? जनता का शासन हो गया। जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र दो प्रकार का है। कितने प्रकार का? दो। एक को हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरे को हम लोग कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसमें जनता स्वयं शासन का संचालन कर दे, वही क्या हुआ? प्रत्यक्ष हुआ। और जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जब जनता किसी को बैठाती है, मतलब स्वयं शासन न करके अपने मतलब कि अपने मार्गदर्शक के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में किसी को शासन के लिए बैठाती है, संचालन करवाती है, उसे क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। प्रत्यक्ष में क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र उसे कहा जाता है जिसमें जनता खुद शासन करती है, जनता द्वारा शासन। और अप्रत्यक्ष में क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता संचालन का कार्य सौंपती है, जनता संचालन का कार्य
सौंपती है किसी प्रतिनिधि को। जैसे हम लोगों ने चुना है किसे, प्रधानमंत्री जी को, श्रीमान नरेंद्र मोदी। जो मोदी जी हैं वो हमारे प्रतिनिधि हैं। क्या है? प्रतिनिधि। हमने उनको प्रधानमंत्री पद के लिए चुना हुआ है। तो अप्रत्यक्ष में ये हो गया। अब देखिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम लोग थोड़ा सा देख लें। यहाँ से प्रश्न बनने के चांस हैं, इसलिए हमने इसको खोला। प्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसा नहीं है कि और जगह से, लेकिन इसको आप लोग समझ लीजिएगा, इससे चांस बन जाता है। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ये पहले के समय मतलब यूनान देश में जो प्राचीन समय था उस समय इस लोकतंत्र का पालन होता था, प्राचीन समय में। ठीक, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ से आया था? यूनान से। कहाँ से? यूनान से। होता कैसा था? ये मान लीजिए कि कोई अगर 5,000 जनता है, कितने हजार? 5,000। तो इस 5,000 जनता में 20% जनता स्वामी बनती थी और 80% जनता दास बन जाती थी। तो जो 20% जनता हुआ, 5,000 का 20%, तो 5 10 1,000 जनता यही एक तरीके से शासन को चलाती थी, और जो शासन को चलाती थी उनको नागरिक कहा जाता था। और 80% जब 1,000 इधर हो गए तो 4,000 इधर, मतलब ये 4,000 दास थे। मतलब दास का मतलब ये इनकी सेवा करते इन्हें, और पूरे शासन के संचालन का कार्य कौन करते थे? ये 1,000 लोग शासन का कार्य या शासन का संचालन। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या थी? प्राचीन समय में यूनान की एक सभ्यता थी। तो इसका क्या होता था कि उसी गांव के जो मुख्य लोग, जमींदार लोग रहते थे, जिनके पास थोड़ा धन दौलत रहती थी, वही क्या होते थे? स्वामी बन जाते थे और अपने को नागरिक, और वही शासन का संचालन करते थे। और उसके बाद जितने लोग थे सब दास का काम करते थे। तो ये हुआ प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो चल नहीं सकता, इसमें भाई बहुत कमियां हैं, तो इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र चला नहीं। अब समझिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में। तो हेडिंग डालिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रतिनिधि मूलक होता है। क्या होता है? प्रतिनिधि मूलक। प्रतिनिधि मूलक के कारण इसे प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये इसमें प्रतिनिधियों का हमको क्या करना है? चुनाव करना है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। इसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कह सकते हैं और प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी कहते हैं। ये क्या है? ये भी दो प्रकार का होता है, जिसको हम लोग एक को संसदीय लोकतंत्र कहते हैं, संसदीय लोकतंत्र, और दूसरे को अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। अब जो आपको मेन प्रश्न जानना था, मेन प्रश्न यही बनता है, संसदीय लोकतंत्र क्या है? इसकी अगर जनक माने या इसकी जन्मदात्री माने तो कौन होगा? संसदीय लोकतंत्र का जन्मदात्री या जनक ब्रिटेन के संविधान को माना जाता है। किसके संविधान को? ब्रिटेन, चूँकि सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और इसके बाद भारत भी संसदीय लोकतंत्र में आता है। ध्यान दीजिएगा, जनक की बात करेगा तो ब्रिटेन, लेकिन संसदीय लोकतंत्र में
जो आता है, भारत भी मानता है संसदीय लोकतंत्र को, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मानता है। इस और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र जो है, इसमें क्या है, इसका जो जनक है यूएसए, अमेरिका को माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले लिखित संविधान वहाँ बना और वहाँ अध्यक्षात्मक है। संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में क्या अंतर है? तो जो संसदीय लोकतंत्र है, इसमें विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़ी होती हैं। विधायिका के बारे में बताया है, कार्यपालिका के बारे में भी बता दिया है। तो जो संसदीय लोकतंत्र है, इसमें क्या है कि विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़ी होती हैं। विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़ी होती हैं। अध्यक्षात्मक में क्या है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों एक दूसरे से अलग होते हैं। अध्यक्षात्मक में क्या है? आपका जो विधायिका है, मतलब अब यहाँ पे लिख दें, तीनों एक दूसरे से अलग होते हैं, अलग। अब यहाँ तीनों में कौन कौन से है? तीनों में है विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका। और यहाँ आपने देखा संसदीय लोकतंत्र में तो विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़ी होती हैं, लेकिन अध्यक्षात्मक में क्या है? अध्यक्षात्मक में तीनों एक दूसरे से अलग हैं। जो संसदीय प्रणाली है, उसमें जो कार्यपालिका होती है वो नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका के बीच में थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। इसको आप लोग बस इतना ही समझिए कि जो संसदीय लोकतंत्र है, इसमें कौन कौन से हैं? ब्रिटेन और भारत। जनक किसे माना जाता है? ब्रिटेन को। लेकिन संसदीय लोकतंत्र का पालन कौन करता है? भारत भी करता है। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र का जनक यूएसए है और इसका पालन भी यूएसए ही करता है। अभी बहुत अध्यक्षात्मक में कोई यूएसए बन नहीं है कि ओनली यूएसए जनक है। देखिए, विधायक, इनमें थोड़ा सा अंतर जानिए। विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़ी हों तो संसदीय लोकतंत्र, और तीनों एक दूसरे से अलग हों तो कौन सा लोकतंत्र हो जाएगा? अध्यक्षात्मक। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए, बस इतना ही जानिए। जबकि दोनों अपने अपने जगह दोनों जरूरी हुआ, कुछ में संसदीय का पालन करना चाहिए, कुछ में अध्यक्षात्मक का पालन करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ जनता सर्वोपरि है, जनता का शासन है, इसलिए हम लोग संसदीय लोकतंत्र का ही पालन कर सकते हैं। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में हैं तो तीनों अलग। जैसे हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र है, पूरा शक्ति किसके पास है? पूरा शक्ति जो है पीएम के पास है। ठीक इसी प्रकार से वहाँ पे ब्रिटेन में आप जो महारानी महाराजा होते हैं, सम्राट, उनके पास क्या है? वो नाम मात्र की कार्यपालिका है। पूरा शक्ति किसके पास है? वास्तविक शक्ति जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पास में है। तो नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका को आप लोग समझ गए। तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर मेन रूप से अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, और इन दोनों में थोड़ा बहुत जो अंतर है इतना आप लोग जानिए। चूँकि कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि भारत किस लोकतंत्र में आता है, तो आप लोग समझते रहें। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार ही से क्यों शुरू कर रहे हैं? मूल अधिकार थोड़ा बड़ा टॉपिक है और जो है परीक्षा में बहुत बार पूछता है। मूल अधिकार अंग्रेजी में से क्या कहेंगे? फंडामेंटल राइट।
अब ये जो मूल अधिकार है कि कहाँ से लिया गया है, पहला सवाल है। तो मूल अधिकार लिया कहाँ से गया है, तो मूल अधिकार लिया गया है अमेरिका के संविधान से। किसके संविधान से? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल अधिकार में जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक जितने हैं सब के सब मूल अधिकार हैं। किस भाग में है? तो मूल अधिकार का जो भाग है वो भाग 3 है। मतलब भाग 3 में, भाग को लेसन टॉपिक कुछ भी कर सकते हैं, तो भाग 3 में मूल अधिकार है। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट। आप लोग समझ जाइएगा। तो अनुच्छेद कहाँ शुरू होता है? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक, और लिया कहाँ से गया है? अमेरिका के संविधान से। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर मूल अधिकार को हम लोग देखें कि मूल अधिकार किस में आता है, मूल अधिकार किस में आने का मतलब कि जो आपका नैतिक और भौतिक विकास करे। मूल अधिकार का जो मतलब है क्या है? जो आपका नैतिक और भौतिक विकास करे, ये मतलब होता है। होने को तो मौलिक अधिकार भी है, संवैधानिक अधिकार भी है, कानूनी अधिकार भी है। कानूनी को हम लोग सांविधिक अधिकार कहते हैं। तो कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो आपका नैतिक एवं भौतिक विकास करते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे? मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, और इन्हें मूल अधिकार के अंतर्गत रखते हैं। कुछ मूल अधिकार न होकर सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक अधिकार होते हैं। तो मूल अधिकार के बारे में आप लोगों ने जाना कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार की बात करता है, और किस में है? भाग 3 में। यहाँ तक पता हो गया। जो अनुच्छेद 12 है, अनुच्छेद 12 ये क्या कहता है? ये मूल अधिकार के परिभाषा की बात करता है। अब मूल अधिकार की परिभाषा की बात कौन करता है? अनुच्छेद 12। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मूल अधिकार की परिभाषा। और मूल अधिकार की परिभाषा क्या है? मूल अधिकार की परिभाषा का तात्पर्य उन अधिकारों से है जिससे व्यक्ति का भौतिक एवं नैतिक विकास हो सके। ये अनुच्छेद 12 का जो मूल परिभाषा है, उस परिभाषा को हमने बता दिया। तो जैसे जैसे हम अनुच्छेद करके लिख रहे हैं, वैसे वैसे आप भी लिखते चाहिए। तो मूल अधिकार के परिभाषा की परिभाषा। अब परिभाषा तो आप लोग समझ रहे हैं। परिभाषा क्या है? जिससे व्यक्ति के भौतिक एवं नैतिक विकास का विकास हो सके, वो क्या है? मूल अधिकार। अनुच्छेद 13 क्या है? अनुच्छेद 13 जो है कहता है कि हमारे मूल अधिकार किसी दूसरे को मूल अधिकार को प्रभावित करें, तो जो हमारा मूल अधिकार है उस पर क्या होगा? रोक लगा सकते हैं हम लोग। जैसे हमारा कोई मूल अधिकार है, मान लीजिए आप फल खा रहे हैं, और वो फल आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट है, मतलब वो आपका मूल अधिकार है एक तरीके से। मानिए, अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ संविधान की, केवल ये कह रहा हूँ कि जैसे कि आपका फल खाना आपका मूल अधिकार है,
लेकिन अगर वो दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है तो आपका जो मूल अधिकार है उस पर रोक लग सकता है। इसलिए अब छिपा छिपा के फल खाना पड़ेगा। ठीक, तो कहने का आशय यह है कि जब अनुच्छेद 13 क्या कह रहा है, यदि आपका कोई भी मूल अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति के मूल अधिकार को प्रभावित करता है तो आपका मूल अधिकार है उस पर रोक लगाया जा सकता है। तो लिख लें मूल अधिकार अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या है, यदि हमारे मूल अधिकार किसी व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, किसी व्यक्ति को प्रभावित करें तो हमारा मूल अधिकार निरस्त हो सकता है। मूल अधिकार निरस्त हो सकता है। ठीक है, या निरस्त की जगह रोक लगाई जा सकती है, ये भी रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि जो एक्यूरेट लाइन है ये है, रोक लगाई जा सकती है। तो ये आपके मूल अधिकार हुए। जो मूल अधिकार प्रारंभ में जो मूल अधिकार था, वो मूल अधिकार कितने थे? प्रारंभ में आपके 7 मूल अधिकार थे। कितने? 7। लेकिन जो 7 मूल अधिकार थे उसमें एक संविधान संशोधन अधिनियम आता है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। और 44वां जो संविधान संशोधन अधिनियम आता है 1978 में, इसमें जो आपका संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, इसे मूल अधिकार से हटा दिया गया है। उस समय था लेकिन अब नहीं है, इसे मूल अधिकार से हटा दिया। ठीक है, अब ये क्या है? अब ये मूल अधिकार न होकर संवैधानिक अधिकार है। पहले क्या था? पहले मूल अधिकार था, लेकिन इस समय क्या है? संवैधानिक अधिकार है। ठीक, इस समय जो मूल अधिकारों की संख्या है, तो मूल अधिकारों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो मूल अधिकारों की संख्या इस समय 6 है। कितनी? 6। तो लिख लें, उनको लिखना हो। मूल अधिकारों की संख्या, मूल अधिकारों की संख्या। अब इन सब पे डिबेट है, कहिए एक एक शब्द को 1.5 घंटे निकाल दें, इतना डिबेट है। लेकिन जो आपकी परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण हैं उन्हें हम लोग केवल लिखेंगे और उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो जो मूल अधिकारों की संख्या है, मूल अधिकारों की संख्या अब कितनी बची? पहले कितनी थी? 7। अब कितनी बची? 6। इसमें पहला मूल अधिकार क्या है? जिसे समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। और समानता का जो अधिकार आता है ये अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। 14, 15, 16, 17, 18। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार आता है आपका अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22।
अब इसमें आर्टिकल 19 है, 20 है, 21 है, 21A है, 22 ये। तीसरा आपका आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसमें जो आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 25 से लेकर अनुच्छेद 28, आर्टिकल 28 तक। अच्छा 22, 23, 24 बचा। 23, 24 जो आर्टिकल है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, और उसमें कौन आता है आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24। अब इसको थोड़ा सा पहले लिख देना चाहिए था लेकिन याद नहीं आया, तो समझिए समानता का अधिकार 14 से 18, फिर 18 के बाद तुरंत स्वतंत्रता लग जाता है 19 से 22, और 22 के बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 24 के बाद क्या आएगा 25 से 28। आपका पांचवा जो अधिकार है वो अधिकार है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, और ये आपका अनुच्छेद 29 और 30 में है। और छठवां जो अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है आर्टिकल 32। तो ये आपके 6 के 6 मूल अधिकार हुए। कल इनके बारे में और डिटेल से चर्चा करेंगे। तो साथियों आज हम लोग वीडियो में संविधान प्रस्तावना का कुछ पार्ट पढ़ा, उसके बाद मूल अधिकार जो सबसे ज़्यादा आता है आपके पेपर में उसको पढ़ा, मूल अधिकार से संबंधित कुछ बातें हम लोगों ने नोट करी, मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं उनको जाना। कल इनका कुछ डिटेल और अनुच्छेद के बारे में जानते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मित्रों आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।